हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कंसंट्रेशन में मोलैरिटी और मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, अब हम इस लेक्चर में देखेंगे आपके साथ नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चन। साथ में हम मोलैरिटी भी यहीं पे हम देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नॉर्मेलिटी। क्या हेडिंग डाल दीजिए? नॉर्मेलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हम नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो पहले अपन इसका एक काम करते हैं, पहले समझते हैं कि है क्या नॉर्मेलिटी। तो सेम हम एक बीकर लेते हैं, क्लियर। इस बीकर में अपन ऐसा करते हैं 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन ले लेते हैं। 1000 ml व 1 लीटर क्या ले लेते हैं? सोल्यूशन। 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन ले लेते हैं। और इस सोल्यूशन में अपन ऐसा करते हैं कि इस 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन में अपन ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिलाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिलाने पर जो हमारा इसका कंसंट्रेशन मिलता है, वो कंसंट्रेशन हमारी क्या कहलाती है? नॉर्मेलिटी। तो अपन इसको कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं? तो देखिए डेफिनेशन कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर? मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute present in 1000 ml और 1 लीटर of solution is called नॉर्मेलिटी। क्लियर? मतलब कि हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिला दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या आप इसको बोल सकते हैं डिसॉल्व इन या मिक्स्ड इन, कुछ भी बोल सकते हो आप। मिक्स्ड इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर? अब यदि हम नॉर्मेलिटी को देखें तो हमारा नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी एम एल। क्लियर? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी, ये लीटर में। अब हम क्या करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ क्या लिख देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट को ये लिख दीजिए। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे वेट अपॉन
इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/V लीटर। अब इस V लीटर को चलो अपन मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट V ml। यदि आप इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन 1000 हो जाएगा, अपॉन 1000 हो जाएगा, और ये अपॉन के अपॉन ऊपर में चला जाएगा, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन V ml। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। क्या हो गया ये? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, हमने एक बीकर में 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, उस 1 लीटर सोल्यूशन में आप जितना ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि जितना आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करोगे वो उस सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी कहलाएगा। क्लियर? तो number of gram equivalent of solute present in 1000 ml of solution is called नॉर्मेलिटी, है ना। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। यदि आप नॉर्मेलिटी का यहाँ यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ये इसकी हो जाएगी यूनिट। क्लियर? तो ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए कुछ स्पेशल केस यदि हम बात करें, यदि नॉर्मेलिटी में मैं यहाँ पे बात करता हूँ है तो ये क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। ठीक है, इसको हमने पिछले क्लास में एक हमारा लेक्चर है जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट और बैलेंस फैक्टर को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर आप सर्च कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट एंड बैलेंस फैक्टर, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। एक हम यहाँ पे यदि आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करें यहीं पे, तो यदि आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 98। इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, तो बैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे H2SO4 2H प्लस SO4 -2, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 2 प्लस के या 2 माइनस के, तो हम बैलेंस फैक्टर ले लेंगे 2, और ये हमारा हो गया 49। तो इसका 49 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट, है ना। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का क्या हो गया 49। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का यदि हम बात करें नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला हम देखेंगे 10D, जो D डेंसिटी है ग्राम पर ml में, इनटू वेट परसेंटेज, मतलब जो आपको वेट देगा वो भी परसेंटेज में देगा, और यहाँ पे आपको लेना है इक्विवेलेंट वेट। तो ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला। ठीक है, क्या हो गया, 10D ग्राम पर ml इंटू वेट परसेंटेज अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यदि मान लीजिए आपको बोला इक्विवेलेंट वेट, तो आप इसको नॉर्मेलिटी इंटू V लीटर भी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू V लीटर, लेकिन यदि इसी को आपको मिली इक्विवेलेंट वेट बोल दे, मिली इक्विवेलेंट बोल दे, तो आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इंटू V ml। तो आप ये दोनों फार्मूले भी नोट कर लीजिए, अभी अपने को क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर? तो हो गया इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू V लीटर में, और यहाँ पे हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू V मिलीलीटर में। ठीक है, यहाँ से भी आप एक और हम देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, देखिए इसके अंदर आपका W1 अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट का इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट सेकेंड का।
यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका N1 V1 इक्वल टू N2 V2 से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको दोनों का इक्विवेलेंट वेट इक्वल कर देना है। थर्ड यहाँ से आप ऐसा भी ले सकते हो N1 V1 N2 V2 N V1 इक्वल टू N V। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अभी हम सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। ये हो गया हमारा N1 V1 इक्वल टू N2 V2, है ना। या तो जितने भी हैं N1 V1 आप उनको ऐड करके इक्वल टू टोटल NV के इक्वल कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया नॉर्मल, क्या बोल दिया? नॉर्मल, तो आपको N इंक्लूड, नॉर्मल तो डेसी नॉर्मल में आप इंक्लूड करोगे N/10। कभी कभी डेसी नॉर्मल ना बोल के बोल दिया सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल में आप इंक्लूड करोगे वो N/2, सेमी नॉर्मल N/2। ये आपको बोल दिया सेंटी नॉर्मल, कभी कभी बोल दिया सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी नॉर्मल में N/100 या 10⁻⁻²। तो अपने को ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। क्लियर? नॉर्मेलिटी, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर हम दोनों के मिक्सचर नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अपने को नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पे जैसे दोनों के बीच यदि रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा मोलरिटी था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर? आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। नॉर्मेलिटी क्या था हमारा? नॉर्मेलिटी था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। इसको रिलेशन है ना, इक्वेशन 2 बोल दीजिए। और 1 और 2 को चलो आप डिवाइड कर दो, तो ऐसा कर दो कि इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे अपन, नॉर्मल है ना, मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर? अब हम यहाँ नॉर्मेलिटी का लिख दो, तो नॉर्मेलिटी क्या लिख दोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऊपर चला गया इनटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर? अब यहाँ से क्या हो गया, 1000 से 1000, VmL से VmL, वेट से वेट, हमारा क्या बचा, तो मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? अब इक्विवेलेंट वेट का हमारा फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। कुछ नहीं, अपन यहाँ पे क्या किए, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर अपॉन बैलेंस, नीचे मॉलिक्यूलर वेट से वेट कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 अपॉन बैलेंस फैक्टर। क्लियर? तो हमारे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। या तो आप इसको डायरेक्ट MTR कर लीजिए, और डायरेक्ट MTR नहीं करना तो इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। बहुत बार आता है ये, बहुत आता, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड एग्जाम में। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन। अब अपन क्या करते हैं, चलिए 2-4 क्वेश्चन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, द
नॉर्मेलिटी ऑफ 4% W/B NaOH इज क्लियर। मतलब बस मेरा इतना सा क्वेश्चन है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ 4% W/B NaOH इज, यानी 4% W/B NaOH की नॉर्मेलिटी क्या होगी। इसके लिए आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, पहला 1 मोलर, दूसरा 2 मोलर, दूसरा 2 नॉर्मल, तीसरा 3 नॉर्मल और चौथा 4 नॉर्मल। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप अपना नॉर्मल जो फार्मूला है वो लिख लीजिए। तो हमारा नॉर्मल फार्मूला क्या है, देखिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर हुआ, ये हमारा नॉर्मल फार्मूला है। अब आपको दिया है 4% W/B, मतलब कि इस क्वेश्चन में अच्छा इसलिए हो गया कि ये पहचानिए W/B, यानी ये आपको एक साथ दे दिया 4%, तो हमारा ये हो जाएगा 4 × 1000 परसेंटेज तो अपॉन 100। क्लियर, परसेंटेज के लिए अपॉन 100। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो NaOH में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट 40, बैलेंस फैक्टर 1। क्लियर, मैंने बार फिर से बोला, बैलेंस फैक्टर के लिए एक अलग से लेक्चर डाला, आप लोग उसको देख सकते हैं, 5-10 मिनट का लेक्चर है। तो हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट भी 40, तो इक्विवेलेंट वेट भी 40। क्लियर, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से 4, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ गया हमारा 1 नॉर्मल। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए अब अपन एक और क्वेश्चन यहाँ यहीं से देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप द डेंसिटी ऑफ NH4OH solution, the density of NH4OH solution found to be 0.6 ग्राम पर ml, है ना। the density of NH4OH solution found to be 0.6 ग्राम पर, it contain 35%, it contain 35% by mass NH4OH, it contain 35% by mass, है ना, by mass NH4OH, the normality of solution is। क्लियर, चलिए इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला, अब इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करोगे, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, यहीं पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, इसके बाद आप लोग इसका सलूशन देखिए, यदि ना बने तो। क्लियर, चलिए, तो यदि हम इसका सलूशन देखते हैं तो हमको क्या मिल गया भाई, डेंसिटी मिल गया, ग्राम पर ml डेंसिटी मिल गया। क्लियर, वेट परसेंटेज मिल गया, हमारा बहुत इजी हो गया। हमारा नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या था, 10D ग्राम पर ml इंटू वेट परसेंटेज अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 10, डेंसिटी दिया 0.6, वेट परसेंटेज 35 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा अपन देख लेते हैं। तो NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस, मतलब कि बैलेंस फैक्टर तो आ गया 1, कितना आ गया 1। अब हम यदि इसी का इक्विवेलेंट वेट देखें तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। क्लियर, चलो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन का 1, तो 4 1 5 और 5 और 16 हो गया 21 और 14 35, तो हो गया 35 डिवाइड बाई 1, मतलब कि हमारा आ गया 35। तो 35 से 35 कैंसिल आउट, 0.6 × 10, तो नॉर्मलिटी आ गया हमारा 6 नॉर्मल।
ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है, आप बहुत इजीली, यदि आपको सारे के सारे फार्मूले है ना याद हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली होते जाएंगे। क्लियर? जैसे देखिए हमारा नीट में क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे इतना इजीली हो गया क्यों? क्योंकि हमने डेंसिटी पता चल गया, वेट परसेंटेज पता चल गया, हमारे पास एक ट्रिक थी, डायरेक्ट फार्मूला था, अपन ने रखे और आंसर। क्लियर? तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए सिस्टमेटिक। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप पहले वीडियो पॉज करें, फिर उसको खुद से सॉल्व करें, ना बने तो आप सोल्यूशन देखें। क्लियर? चलिए नंबर 3 वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये हमारा जेई और नीट दोनों में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6.02 into 10 की पावर 22 molecules, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज। मतलब कि आपका ये बोल दिया कि 50 ml एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें 6.02 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्लूकोज के। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने मोलरिटी का फार्मूला पढ़ा था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL, गड़बड़। हमने तो यहाँ वेट हमको दिया ही नहीं है, वेट नहीं दिया है, फिर कैसे होगा? अरे यार, तो ये तो मोल है, हम यहाँ से एक और फार्मूला बना सकते हैं, n इंटू 1000 अपॉन VmL, नंबर ऑफ मोल, n हो गया मोल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मोलरिटी, मोल का एक और फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू 1000 अपॉन VmL। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको कितना दिया है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000 अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, ये 22, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम कितना दिया, 50 ml। ये से ये कैंसिल, 10 की पावर -3, तो बचेगा 10 की पावर -1। ठीक है, 10 की पावर -1 से एक 0, 50 से 50, 5 दूना 10। तो हमारा मोलरिटी कितना आ गया, 2 मोलर। क्लियर? इजी है। मतलब अपने को सिर्फ यहाँ पे क्या चीज पकड़ना था, ये कि हम इस फार्मूले में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मोल का एक और फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यदि आप लोगों को पता होगा। क्लियर? तो हमारा 2 मोलर यानी 4 ऑप्शन। क्लियर? चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद ये तो और शानदार क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.2 मोलर NaCl। क्लियर? mix the concentration of NO3 माइनस इन द मिक्सर विल बी। मतलब कि आपको इतने मोलर और इतने मोलर का जो मिक्सअप है, तो इसका कितना कंसंट्रेशन मिलेगा। तो सबसे पहले यदि हम इसके सोल्यूशन की बात करें, तो यदि हम बोलें मिलीमोल ऑफ AgNO3, तो ये आएगा 0.1 मोलर इंटू इक्वल वॉल्यूम यानी V ले ले हम, तो 0.1 इंटू V यानी 0.1 V। क्लियर? यदि हम यहीं पे बात करें मिलीमोल ऑफ NaCl, मिलीमोल ऑफ NaCl का मिलीमोल, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.2 इंटू V, तो यानी हो जाएगा 0.2 V। क्लियर? अब यदि हम बात करें मिलीमोल ऑफ NO3 माइनस, तो NO3 माइनस यानी हम जब इसको ब्रेक करेंगे AgNO3 को, तो Ag प्लस NO3 माइनस, तो स्टैचियोमेट्री से जितने इसके मोल उतने ही इसके भी मोल, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमोल ऑफ NO3 माइनस इज 0.1 इंटू V इक्वल टू 0.1 V। अब 0.1 V, अब यदि हम इसको कंसंट्रेशन की बात करना है, तो कंसंट्रेशन को हम बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.1 V जो है, तो टोटल कितने में डिसॉल्व है, तो V इसका मतलब V इसका और V इसका, मतलब कि 2V में, मतलब जो हमारा
NO3 माइनस है, उस NO3 माइनस का जो टोटल वॉल्यूम है वो 2V है, जो कि 0.1 मोल भी इंक्लूड करता है। तो हो जाएगा 0.1V अपॉन 2V, V से V कैंसिल, 0.1/2, यानी कि ये 0.10025 मतलब हमारा आंसर आ गया 0.05 मोलर। क्या आ जाएगा? 0.05 मोलर, मतलब कि सेकंड ऑप्शन। क्लियर? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे पहले मोलैलिटी, देन उसके बाद हमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मोलैलिटी, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मोलैलिटी, है ना। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, हम मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सेम वही स्टाइल, मजा आएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, 1 लीटर, सॉरी हमने इस बार यहाँ पे 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया इस बार? सॉल्वेंट। क्लियर? और सॉल्वेंट मतलब कि WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने इस बार एक बीकर में क्या ले लिया? 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मैंने इसमें क्या मिक्स कर रहा हूं? तो मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ क्या मिक्स कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या मिक्स कर रहे हैं इधर पे? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए क्या होगा, यदि हम इसका डेफिनेशन बोलें तो देखिए कैसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। याद हुआ? अरे कठिन नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml, या सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्लियर है? बहुत इजी है। हम इसका डेफिनेशन यदि हम बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1000 gram of solution is called मोलैलिटी, मतलब स्मॉल m। क्लियर हुआ? चलिए आ जाइए, यदि हम इसको बोलें कि मोलैलिटी क्या होता है, तो क्या आप क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in weight of solvent is called मोलैलिटी। क्लियर? अब इसी मोलैलिटी को यदि हम शॉर्ट में फॉर्मूला देखें तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल, यानी NWA इन kg। क्लियर? यदि हम इसी को बोले नॉर्मल मोल को, तो मोल हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर B, यानी सॉल्यूट। क्लियर? इनटू 1000 अपॉन WA इन kg। यदि हम इसी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो ऊपर 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी। यदि हम मोलैलिटी के यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर kg या मोल पर ग्राम।
क्लियर। तो ये हो गई हमारी मोलैलिटी की यूनिट। तो एक बार और, मोलैलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्लियर हुआ। तो हो गया हमारा मोलैलिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कि आपको क्वेश्चन में दे दिया, मोलैरिटी भी पूछ लिया, मोलैलिटी भी पूछ लिया, नॉर्मेलिटी भी पूछ लिया। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का तो मैंने रिलेशन निकाल लिया था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल एम में यदि हम रिलेशन की बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा रिलेशन दोनों में, स्मॉल एम इक्वल टू 1000 एम 1000 डी माइनस एम इंटू एम बी। क्लियर। ये हमारा है मोलैरिटी, ये भी है मोलैरिटी। यदि हम एम बी की बात करें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। ये हो गया हमारा मोलैलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन। ये क्वेश्चन भी आप एमटीआर कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत बार आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एमटीआर कर लीजिए। एमटीआर मतलब मुझे तो डैश डैश। क्लियर। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे। नहीं, इसके पहले हम एक चीज और डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से, मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मोल फ्रैक्शन, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो फॉर्मेलिटी क्या होगी, तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो हो जाएगा हमारा फॉर्मेलिटी, मतलब कि VML ऑफ, मतलब कि आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट present in 1000 ml of solution is called formality. Clear. Number of gram formula weight of solute present in 1000 ml of solution is called formality. तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेलिटी। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन को? एक्स से। तो क्या होता है बेटा मोल फ्रैक्शन? तो यदि हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, रेशो ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट, रेशो बिटवीन कंपोनेंट फर्स्ट एंड टोटल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑप्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन पहले मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन समझाएंगे। क्लियर। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला ले लो मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए के लिए, कंपोनेंट ए के लिए यदि हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हो जाएगा एक्स ए। तो एक्स ए हो जाएगा हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एक्स ए है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए,
तो जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल हमारा कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मतलब कि यदि हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो जिसका मोल कैलकुलेट करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, देखना समझना ध्यान से, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट, है ना, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मतलब कि पहले कंपोनेंट का अपॉन टोटल कंपोनेंट का जो हमारा रेशो होगा वो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो रेशो बिटवीन कंपोनेंट ए, कंपोनेंट फर्स्ट एंड टोटल कंपोनेंट। तो आप एक और इसका फार्मूला लिख सकते हो, रेशो बिटवीन कंपोनेंट फर्स्ट एंड टोटल कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्स। क्लियर? आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? अब मैंने बोल दिया मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए, हमने सेकेंड बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मैंने बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो बी के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा एक्स बी, बताइए क्या होगा? एक्स बी, तो जिसका मोल फ्रैक्शन उसी का मोल, तो एन बी अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। आप ए और बी कुछ भी मान लो, है ना, या तो आप ऐसे बोल दो कि कंपोनेंट फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा पहले का मोल अपॉन फर्स्ट का प्लस सेकंड का मोल। क्लियर? एक्स सेकंड कंपोनेंट का, तो सेकंड कंपोनेंट का मोल अपॉन पहले कंपोनेंट का प्लस सेकंड कंपोनेंट का। तो आप कैसे भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए हम ऐसा करते हैं, इन दोनों मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, यदि हम रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ए और बी कंपोनेंट का जो रिलेशन आएगा तो वो होगा हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा ये। बहुत काम आएगा, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चंस बनते हैं आपका दोनों के रिलेशन में, किसमें? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो हेडिंग डाल दीजिए 5 स्टार लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, लेकिन अपने को छोड़ना नहीं, अपन डायरेक्ट ट्रिक सीख लेंगे। क्या? अपन डायरेक्ट ट्रिक सीख लेंगे। क्लियर? चलिए, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी? मैंने बोल दिया रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच रिलेशन। तो क्या होगा दोनों में रिलेशन? तो अपन ऐसा करते हैं, देखिए एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू 1। क्या होता है? एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू, है ना, एक्स बी और एक्स ए का यदि हम रेशो देखें तो एक्स बी हमारा हो जाएगा एन बी अपॉन
Na प्लस एन बी एक्स ए हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस एन बी। क्लियर? ये से ये कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, एन बी अपॉन एन ए। क्लियर? तो हमारा हो जाएगा, देखिए एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू एन बी। मोल है तो मोल हमारा होगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मतलब कि एन बी इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए इक्वल टू होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर? चलो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डब्ल्यू एन बी की जगह लिख देते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एक्स ए की जगह क्या लिख देते हैं, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अच्छा, अपन किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर का ऊपर या नीचे इंटू या डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर भी और नीचे भी 1000 का डिवाइड कर दिया। क्लियर? या इंटू कर दिया। अब इसके बाद यदि हम देखें तो आप लोगों को याद होगा कि ये हमारा होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला ये होता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू, ये हो गया पूरा मोलैलिटी, है ना, इनटू क्या बचा ऊपर एम ए, नीचे बचा 1000। क्लियर? तो यहां से हमारा कैसे रिलेशन आ जाएगा, देखिए तो मोलैलिटी इंटू एक्स बी इंटू एम ए इक्वल टू एक्स, है ना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलैलिटी इंटू एक्स ए इंटू एम ए इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000। क्लियर? तो यहां से हमारा मोलैलिटी हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए इंटू एम ए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। इसमें आप 5 स्टार लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता, और जब भी आता किसी को नहीं आता। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, ये स्टार लगा लो। ठीक, तो मोलैलिटी का ये फार्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि ये हो गया हमारा मोलैलिटी। क्लियर? तो हमारा हो गया आपका नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन हो गया। इसके बाद एक और हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे आप लोगों के साथ, एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे पीपीएम। चलिए, तो अब हम आपसे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पीपीएम डिस्कस करने वाले हैं। तो पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि इज 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का एक पार्ट मिलियन पार्ट में डिसॉल्व रहता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, हम फॉर्मूला लेके देखते हैं, पीपीएम इक्वल टू आप बोल सकते हो मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्लियर? यदि इसी पीपीएम को आप वेट बाई वेट बात करो, यदि आप बात करो पीपीएम वेट बाई वेट, तो आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्लियर? यदि इसी को आप बात करो, पीपीएम बात करो वी बाई वी, तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, मतलब पर मिलियन, 1 मिलियन में सॉल्यूट का जो पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है ppm। ठीक है, मतलब कि 1,00,000 बिलियन का एक कंपोनेंट जो होता है वो हमारा कहलाएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि आप एक काम कर सकते हो, जो किसी भी बिलियन का 1,00,000 पार्ट में डिवाइड कर दो और 1,00,000 पार्ट का जो एक पार्ट है वो हमारा कहलाएगा ppm, जो कि हमारा सॉल्यूट होगा। क्लियर, मतलब जैसे 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन को आप 1,00,000 पार्ट में डिवाइड कर दो। जब 1 लीटर सोल्यूशन को आप 1,00,000 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट है वो उस बिलियन का सॉल्यूट होगा, जो कि हमारा ppm में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ppm से रिलेटेड हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे AIPMT में आ चुका है या नीट में आ चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। चलिए, तो अपन एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ppm से रिलेटेड है। फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिफर्ड कंसंट्रेशन यूनिट इज, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए सबसे बेटर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? तो मास परसेंटेज, मोलरिटी, ppm और मोल। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आपको पता है कि 10⁻⁶, मतलब 10 लाख का एक पार्ट होता है यहाँ पे सॉल्यूट, मतलब सबसे ज्यादा डाइल्यूट हमारा क्या होगा? ppm, डाइल्यूट यानी पतला। सबसे ज्यादा पतला सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा होगा क्या? ppm, है ना। ये आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक, ये हो गया हमारा क्या, ppm खत्म। अब यहाँ से हमारा थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होता है। अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जुड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आपको नई चीजें मिलेंगी अपन डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर।